हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ अकेडमी। दोस्तों, बेसिक साइंस में आज हम लोग लीवर के टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग लीवर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिससे हमें लीवर का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा और ये सारे क्वेश्चन हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कुछ और भी नए क्वेश्चन बनते हैं तो उन्हें भी हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो। और दोस्तों, अगर आप पहले से कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिए और डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि लीवर क्या है। तो दोस्तों, लीवर एक सिंपल मशीन होती है, एक सरल मशीन होती है जिसकी सहायता से हम ज़्यादा लोड उठा सकते हैं कम एफर्ट के द्वारा, कम प्रयास के द्वारा। तो जैसा कि यहाँ पर ये एक छोटी सी इमेज मैंने बनाई है, इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कैसे। दोस्तों, यहाँ पर सपोज करो ये जो एक गोला है, सपोज करो ये एक पत्थर है और इसका वेट है 100 kg। दोस्तों, वेट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है लोड। तो यहाँ पर हम केवल लोड टर्म का यूज करेंगे। अब दोस्तों, ये लोड कहाँ की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी इसको खींच रही है। दूसरा पॉइंट इसमें होता है फलक्रम। फलक्रम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आलंब बिंदु। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? आलंब बिंदु हो गया। और ये आपकी एक बार है, एक छड़ है, ठीक है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है? इस लोड को ऊपर की तरफ उठाना है, या फिर सपोज करो इसका थोड़ा आपको डिस्प्लेसमेंट करना है। आपको ये जो लोड है, ये जो पत्थर है, इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में खिसकाना है या फिर ऊपर उठाना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा, और जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं एफर्ट। तो हम एफर्ट किस साइड अप्लाई करेंगे? यहाँ एफर्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम फोर्स जो अप्लाई करेंगे उसको हम नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये लोड ऊपर की तरफ उठ जाए। तो वो जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसको हम बोलते हैं एफर्ट। और एफर्ट को हम हिंदी में दो नाम देते हैं, आयास या फिर प्रयास। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमने लीवर का यूज क्यों किया था। दोस्तों, हमने लीवर का यूज किया था ताकि हमारा जो एफर्ट हो इस लोड को उठाने में वो कम हो। अब दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर जो लोड की वैल्यू है वो 100 kg है। अब अगर मैं यहाँ पर एफर्ट भी 100 kg का दूं तो लीवर लगाने का कोई मतलब नहीं बना। हमने लीवर किस लिए लगाया? ताकि हमें कम एफर्ट में ज्यादा लोड उठा पाए। तो दोस्तों, ये जो एफर्ट है ये हम कितना लगाएंगे, कितना कम लगाएंगे या फिर ज्यादा लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपके फलक्रम की पोजीशन पर। दोस्तों, अगर बात फलक्रम की पोजीशन की है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फलक्रम को लेफ्ट साइड खिसकाने पर या फिर राइट साइड खिसकाने पर हमारे लगाए गए एफर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यहां से बिल्कुल डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि अगर आप फलक्रम, जैसे इस पोजीशन में अभी यहां पर फलक्रम है, यहां पर फलक्रम है, अगर मैं इस फलक्रम को लेफ्ट साइड में खिसका देता हूं, यानी बाईं तरफ खिसका देता हूं, तो मेरे एफर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, जब आप इसको लेफ्ट साइड में खिसकाओगे तो आपका जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा, यानी आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा पहले से। सेकंड, अगर मैं इस फलक्रम को राइट साइड में खिसका देता हूं, दाईं तरफ खिसका देता हूं, तब मेरे एफर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, उस पोजीशन में मेरा एफर्ट ज्यादा लगेगा पहले की कंपैरिजन में। यानी पहले फलक्रम यहां पर था और जब मैंने फलक्रम को बाईं तरफ लेके गया तो पहले से कम एफर्ट लगाना पड़ा, और जब मैं इसे राइट साइड लेके गया, दाईं तरफ लेके गया, तो मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। सॉरी, ये कम नहीं, ये ज्यादा है। यहां पर आप ज्यादा कर लो, ये क्या है? ये ज्यादा है। यहां पर आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों, ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने एक फिगर बनाया है। यहां पर लेफ्ट साइड में एक पत्थर रखा हुआ है जो M1 kg का है, राइट साइड में एक पत्थर है जो M2 kg का है, बीच में यहां पर मेरा क्या है? फलक्रम है। और देखने वाली बात यह है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल संतुलन की अवस्था में है, यानी ना तो M1 झुका हुआ है ना ही M2 झुका हुआ है, यानी ये बिल्कुल संतुलित अवस्था में है। लेकिन अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें तो हमें दिख रहा है डायरेक्टली कि ये जो M1 किलोग्राम है ये ज्यादा है M2 किलोग्राम से। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ कि ये संतुलन की अवस्था में है? तो जैसा कि हम लोगों ने बात की, ये डिपेंड करता है फलक्रम की पोजीशन पर। अब ये किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है? तो दोस्तों, ये आधारित है टॉर्क पर। टॉर्क यानी बल आघूर्ण। समझते हैं कैसे?
दोस्तों आप लोगों ने टॉर्क पढ़ा होगा, तो टॉर्क में देखिए होता क्या है कि आपकी एक ऐसी पोजीशन होती है जिसे हम सेंटर बोलते हैं, उस सेंटर से कुछ दूरी पर कहीं फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। सपोज करो यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ये ऊपर की डायरेक्शन है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो दोस्तों इस सेंटर से हमें ये रेडियस, ये दूरी लेनी होती है। तो सपोज करो ये दूरी r है, ठीक है, और ये जो सेंटर होता है, ये जो केंद्र होता है, इसके सहारे ये फोर्स किसी भी डायरेक्शन में यानी चारों तरफ मूव कर सकता है। अब दोस्तों इसी का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है फलक्रम में, सॉरी इस लीवर में। तो यहां पर ये जो फलक्रम होता है ना, इस फलक्रम के सहारे हमारा ये m1 या m2 मास इधर उधर मूव कर सकते हैं। यानी ये जो छड़ी है, ये जो बार है, ये चाहे तो इधर भी मूव कर सकती है, चाहे इधर भी मूव कर सकती है, ऐसे। अब दोस्तों हमने क्या समझा, हमने टॉर्क में समझा कि हमारे सेंटर से, जहां से ये जो रेडियस, कुछ रेडियस है r है, ये मूव कर सकती है किसी फोर्स के द्वारा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन में हमारा जो टॉर्क होता है जिसको हम टो से बनाते हैं। तो टो बराबर होता है फोर्स इनटू स्मॉल r। स्मॉल r आप समझ गए होंगे क्या है। स्मॉल r वो दूरी है जो सेंटर से उस फोर्स की दूरी होती है, और इस r को हम क्या बोलते हैं, बल की क्रिया रेखा, यानी एक्शन लाइन ऑफ फोर्स। तो दोस्तों अब ये समझते हैं कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे अप्लाई होता है। दोस्तों मैंने यहां पर ये ब्लैक कलर की एक लाइन बनाई है जो फलक्रम से जो हमारा सेकंड मास है उसकी दूरी बताती है, और इधर ये फलक्रम से जो पहला मास है उसकी दूरी बताती है। सपोज करो ये कैपिटल A है और ये कैपिटल B है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इधर एक टॉर्क अप्लाई होगा और इधर भी एक टॉर्क अप्लाई होगा। तो दोस्तों कंडीशन ये होती है कि दोनों टॉर्क आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये संतुलन की अवस्था में रहेंगे। तो हमें ये तो दिख रहा है कि ये दोनों मास संतुलन की अवस्था में है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो टॉर्क होगा वो राइट साइड के टॉर्क के बराबर होगा। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में टॉर्क क्या होगा, हम जानते हैं फोर्स 1 इंटू कैपिटल A बराबर होगा फोर्स 2 इंटू कैपिटल B के। होगा या नहीं होगा। ये क्या है, ये फोर्स है और ये दूरी है, और ये फोर्स है और ये इधर की दूरी है। अब दोस्तों इस फोर्स की जगह हम मास कैसे पुट करेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वेट बराबर क्या होता है, वेट भी एक तरह का फोर्स होता है, और वेट बराबर होता है m इंटू जी। ठीक है, तो यहां पर फोर्स बराबर भी क्या होगा, m इंटू जी होगा, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम क्या कर देंगे, इधर यूज करेंगे m1 इंटू जी इंटू ए बराबर होगा m2 इंटू जी इंटू बी के। अब दोस्तों जी तो दोनों के लिए सेम है, तो ये तो कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा कि m1 इंटू ए बराबर होगा m2 इंटू बी के। दोस्तों इस फॉर्मूले से हमारा कंक्लूजन क्या निकला ये समझते हैं। दोस्तों सपोज करो आपका जो m1 मास था वो था 50 किलो का, ठीक है, 50 किलोग्राम। यहां पर मैं जी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप इसको मास समझिए, वेट मत समझिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं m2 की। तो m2 सपोज करो कितना था, 10 था, 10 किलोग्राम। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर m1 m2 आपको पता है तो दोस्तों ये फलक्रम इस रोड को, इस बार को, इस छड़ को किस रेशियो में बांटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। हमारा जो m1 मास था वो कितना था, 50 किलोग्राम था, तो डायरेक्टली हम 50 किलोग्राम रखेंगे इंटू a बराबर 10 इंटू b। तो हमारा a डिवाइडेड बाई b, ए बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 10/50, यानी 1/5। 1/5 का मतलब ये होगा कि अगर ये टोटल लंबाई 6 है तो उसमें से एक लंबाई होगी इधर यानी a की, और 5 लंबाई होगी b की। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि फलक्रम की पोजीशन के आधार पर हम कैसे कम एफर्ट के द्वारा ज्यादा लोड उठा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीवर की। तो दोस्तों लीवर 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने अभी बात की थी कि लीवर के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है लोड, एक होता है फलक्रम, और एक होता है एफर्ट।
दोस्तों इन तीनों की डिफरेंट पोजीशन के आधार पर हमारे लीवर तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार या फिर आप तीन श्रेणियां बोल सकते हैं, तीन कैटेगरी बोल सकते हैं। तो पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी को हम बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों पहली कैटेगरी के यानी पहली श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आपका जो फलक्रम होता है वो बीच में स्थित होता है। फलक्रम बीच में स्थित होता है किसके, आपका लोड बचा और एफर्ट बचा। तो लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम स्थित होता है, पहली कैटेगरी के उत्तोलक में है। आपका जो लोड है वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। ऐसे ही आपका जो एफर्ट है वो या तो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, लेकिन आपका जो फलक्रम है वो बीच में होगा। बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के उत्तोलक की। तो दूसरी कैटेगरी के उत्तोलक में क्या होगा, आपका जो लोड होगा वो बीच में स्थित होगा। तो आपका कौन बचा, लोड के बाद आपका फलक्रम बचा और आपका एफर्ट बचा। तो ये या तो लेफ्ट साइड में होंगे या फिर राइट साइड में होंगे। अब दोस्तों बचा कौन है जिसे हमें बीच में यूज करना है, तो वो है एफर्ट। तो तीसरी कैटेगरी में एफर्ट बीच में होता है और लोड और फलक्रम या तो लेफ्ट साइड होंगे या राइट साइड होंगे। तो दोस्तों कई बार आप लोगों ने ट्रिक्स चलती हैं वो देखा होगा कि हमें डायरेक्टली याद कर लेना होता है FLE। इसको हम याद कर लेते हैं क्योंकि पहली श्रेणी में F यानी फलक्रम बीच में होता है, दूसरी श्रेणी में L यानी लोड बीच में होता है और तीसरी श्रेणी के उत्तोलक में एफर्ट बीच में होता है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो। अब हम दोस्तों पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपको नाम देके के पूछ लिया जाएगा कि ये किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, तो आपको याद होना चाहिए या फिर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम श्रेणी के कुछ उत्तोलक लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आपको कैसे इनके आंसर देने हैं कि ये किस श्रेणी के उत्तोलक हैं। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कैंची, प्लास, कील उखेड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, दंड तुला यानी जो आपकी तराजू होती है और आपका हैंड पंप। ये दंड तुला वो है जिसमें हम डंडी यूज करते हैं, एक रोड यूज करते हैं तोलने के लिए, और आपका हैंड पंप। तो दोस्तों ये कैसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं इसको हम थोड़ा बारीकी से समझते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की जो कैंची होती है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होती है। तो दोस्तों कैसे होती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। कैंची कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये बीच में क्या होता है आप मुझे बताइए, ये बीच में होगा फलक्रम। जानते हैं क्यों होगा, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जिसके सहारे ये दोनों डंडियां मूव कर सकती हैं। तो मूव किसके सहारे करते हैं, फलक्रम के सहारे करते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये फलक्रम हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम लोड कहां पर रखेंगे, तो दोस्तों आप जानते हैं हम यहां पर कोई कपड़ा रखते हैं या कोई भी टुकड़ा रखते हैं जिसको हमें काटना होता है। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक लोड के बराबर होता है, हमारे लिए भार के बराबर होता है। और हम एफर्ट यानी फोर्स किधर लगाते हैं, तो हम इस पर एफर्ट या फिर फोर्स लगाते हैं जिससे हम इसको काटते हैं लोड को। तो यहां पर हमारा हो जाता है एफर्ट। तो दोस्तों मेन चीज देखने वाली ये है कि आपका फलक्रम बीच में होना चाहिए। तो आपको फलक्रम बीच में दिख रहा है, एफर्ट चाहे लेफ्ट हो राइट हो, ऐसे ही लोड चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, फलक्रम बीच में होना चाहिए। और जब फलक्रम बीच में हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, बात की थी हमने दंड तुला की, तो यहाँ पर ये तराजू होती है कुछ इस तरह से, आप देखी होगी आपने जो नॉर्मली घरों में होती है। तो ये दंड तुला होती है, इसमें ये क्या है, ये दंड है यानी कि एक छड़ होती है, बीच में ये किसके सहारे लटकी हुई है, तो यहाँ पर एक पकड़ने के लिए कुछ हम लगा देते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, अपनी भाषा में फलक्रम बोलेंगे, जिसके सहारे ये दोनों मूव कर सकते हैं। और यहां पर क्या है, यहां पर एक साइड होता है लोड और एक साइड होता है एफर्ट, ठीक है। आप किधर भी साइड लोड मान सकते हो, किधर भी साइड एफर्ट मान सकते हो। ऐसे ही आपका प्लास होता है सेम कैंची के जैसा। तो ये सब क्या है, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं जिसमें फलक्रम बीच में होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन और एक पहिए वाली ट्राली। ये वो एग्जाम्पल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और हम लोगों ने बात की थी कि इसमें बीच में कौन होता है, इसमें लोड बीच में होता है यानी भार। तो दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की नींबू निचोड़ने की मशीन।
तो दोस्तों कुछ इस तरह की होती है। बात करते हैं इसमें लोड कहाँ पर होगा। तो दोस्तों लोड हमारा क्या होता है, जो हमें कार्य करना होता है, जिसको हमें उठाना होता है। तो हमारा ये नींबू निचोड़ने की मशीन है, तो इसमें लोड क्या होगा, नींबू को निचोड़ना। तो हमें नींबू कहाँ पर रखेंगे, तो आप देखिए कि यहाँ पर इसके बीचों बीच हम यहाँ पर नींबू रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा नींबू आया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा कि ये मेरा हो गया लोड। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एफर्ट हम कहाँ पर लगाएंगे। तो इसको हम भींचेंगे, इन दोनों पार्ट को, इन दोनों हिस्सों को हम भींचेंगे, तो ये मेरा एफर्ट हो जाएगा, यानी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तीसरा मेरा होता है फलक्रम। तो फलक्रम वो होता है जिसके सहारे ये दोनों पार्ट मूव करेंगे, यानी इधर वाला ये पार्ट भी मूव करेगा और ये वाला पार्ट भी मूव करेगा। तो फलक्रम कहां पर है, फलक्रम यहां पर है जहां ये दोनों मिले हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। तो दोस्तों देखने वाली बात क्या थी, देखने वाली बात ये थी कि लोड बीच में होना चाहिए। तो लोड यहां पर बीच में है, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। आगे है दोस्तों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें दोस्तों यहां पर आपको सरोता लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो इसको आप यहां से इसको काटिएगा और इसकी जगह लिख लीजिएगा चिमटा या फिर चिमटी। जो आपका चिमटा हो या चिमटी होती है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होती है। तो सरोता को आप काट देना। ठीक है, आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे किसान का जो हल होता है और आपका जो हाथ होता है, यानी आदमी का जो हाथ होता है, वो भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो ये सब कैसे होते हैं, चलिए समझते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो ये आपका हाथ है, कुछ इस तरह से ही होता है। ठीक है, तो ये आपका हाथ है, यहां पर आपकी कोहनी आ जाएगी। ठीक है, यहां पर आपकी कोहनी आ जाएगी। अब दोस्तों लोड कहां पर होगा, आप मुझे ये बताओ। सपोज करो आपको यहां पर एक बाल्टी रखी है, उसको उठाना है। ये बाल्टी है, इसको आपको उठाना है। तो आप कैसे उठाओगे, इसका जो कुंदा होगा उसको पकड़ के आप ऐसे उठाओगे। तो दोस्तों ये आपके लिए क्या होगा, आप मुझे बताओ। ये आपके लिए लोड होगा, भार होगा जो आप उठाना चाहते हो। अब जो आप एफर्ट लगाओगे, जो आप फोर्स लगाओगे, वो कैसे लगाओगे। तो दोस्तों वो आप लगाओगे अपनी मांसपेशियों के द्वारा। तो दोस्तों मेनली हम मानते हैं कि यहां पर आपकी जो मांसपेशियां होती हैं उन पर ज्यादा लोड पड़ता है। सॉरी, लोड नहीं पड़ता, वो ज्यादा एफर्ट लगाती हैं, ज्यादा प्रयास करती हैं। तो दोस्तों मेरा यहां पर होता है एफर्ट। आप किसी भारी चीज को उठाइएगा तो आपका यहां पर इस पार्ट पर हाथ के ज्यादा जोर पड़ रहा होगा, क्योंकि आप यहां से ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, आपकी मांसपेशियां यहां से वर्क कर रही हैं। उसके बाद बात करते हैं फलक्रम कहां पर होगा। तो फलक्रम मेरा यहां पर होगा, क्योंकि कोहनी के सहारे मेरा हाथ मूव कर सकता है ऊपर या नीचे, और हम जानते हैं किसके सहारे मूव करता है हमारा उत्तोलक, फलक्रम के सहारे। तो ये मेरा फलक्रम होगा। तो दोस्तों आपने देखा एफर्ट बीच में होना चाहिए और एफर्ट यहां बीच में है, तो दोस्तों ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो इस तरह से आप जो मशीनें हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, उनको आप डायरेक्टली देखिए कि उनमें कौन सी चीज बीच में होती है, उसके सहारे आप बता सकते हो कि वो किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तोलक का ये जो थ्योरी वाला सेशन था कंप्लीट हुआ। अभी हाँ मैकेनिकल एडवांटेज जो समझ लेते हैं, यांत्रिक लाभ। तो दोस्तों बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है। तो दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में लोड या एफर्ट नहीं दिया होता है, तो इसको हम एक दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, यानी लोड की वैल्यू हम दूसरी तरह से पुट कर सकते हैं और एफर्ट की वैल्यू भी दूसरी तरह से पुट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है, बीच में फलक्रम है, इधर साइड लोड है और यहाँ पर एफर्ट है। ठीक है, आप लोग जानते हो कि ये जो डिस्टेंस होती है एफ से लोड की, सपोज करो ये एफ ए है और इधर साइड एफर्ट को मैं बी पॉइंट दे देता हूं। तो दोस्तों एफ ए जो होती है उसको मैं नाम देता हूं भार भुजा, यानी कि फलक्रम से भार कितना दूर है उसकी भुजा, या फिर इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा लोड आर्म। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हम क्या करेंगे, जो फलक्रम है उससे एफर्ट की दूरी देखेंगे और इसको हम बोलेंगे आयास या फिर प्रयास भुजा। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते हो अभी हम लोगों ने बात की थी कुछ टाइम पहले कि आपका दोनों साइड का टॉर्क क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि लोड इनटू भार भुजा, यानी कि भार इनटू भार भुजा बराबर होगा
कब बराबर होगा? जब ये दोनों संतुलन की अवस्था में होंगे। क्या होगा? एफर्ट यहां पर फोर्स है और यहां पर लोड फोर्स है, गुणा आयास भुजा। अब दोस्तों आपको चाहिए क्या? आपको लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट का वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों आप क्या करोगे, यहां पर लोड तो ऐसे ही रहने दोगे, एफर्ट को इधर की साइड ले आओगे, यानी लेफ्ट साइड ले आओगे, तो एफर्ट आपका नीचे आएगा। बिल्कुल सही बात है। आपका आयास भुजा वहीं पर रहेगा, आयास भुजा आपका वहीं पर रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? भार भुजा आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नीचे आ जाएगा भार भुजा और ऊपर हो जाएगा आयास भुजा। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज है वो ये भी होगा। ठीक है, अब हम किस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तीनों प्रकार के उत्तोलक के लिए, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के लिए। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आपका फलक्रम बीच में रहता है और लोड या एफर्ट लेफ्ट या राइट साइड हो सकते हैं। तो अगर फलक्रम बीच में है तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको 3 कंडीशन बताऊंगा। सबसे पहले आप सपोज करो कि जो फलक्रम है ना ये बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है लोड और एफर्ट के, यानी बीचों बीच में स्थित होने का मतलब ये है कि अगर यहां से फोर्स से अगर फलक्रम से लोड की दूरी x है तो फलक्रम से एफर्ट की दूरी भी x होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी भार भुजा, आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, आयास भुजा बटे भार भुजा। तो दोस्तों यहां पर आयास भुजा भी x है और भार भुजा भी x है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको 1 मिलेगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि आपका जो फलक्रम है वो लोड की तरफ ज्यादा है और एफर्ट से काफी दूर है, लोड की तरफ ज्यादा है, एफर्ट से थोड़ी दूर है। तो यहां पर जो आपकी भार भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सपोज करो x है, मान लेते हैं अपनी तरफ से कुछ भी, और ये 3x है। ठीक है, ये 3x है। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि आयास भुजा ऊपर यानी 3x और भार भुजा नीचे, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ गया। भले से आए या ना आए, लेकिन समझने वाला चीज ये है कि ये 1 से ज्यादा बड़ा है, ये 1 से बड़ा है। तो हमारी दूसरी कंडीशन जो निकल के आई वो ये निकल के आई कि मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ 1 से ज्यादा हो सकता है, ये पॉसिबल है। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ठीक है, वैल्यू याद नहीं रखनी है। दूसरा हम बात करते हैं कि आपका जो फलक्रम है इस बार वो एफर्ट के बिल्कुल पास है और लोड से बहुत ज्यादा दूर है। तो दोस्तों सपोज करो ये दूरी 2x है और ये वाली दूरी x है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपका x बाई 2x हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.5 आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया 1 से कम भी हो सकता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के लिए। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के लिए जब फलक्रम बीच में हो तो 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज, और 1 से कम भी हो सकता है। ये तीनों काम हो सकते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। अब दूसरी श्रेणी में देखते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरी श्रेणी के उत्तोलक के लिए। तो दोस्तों दूसरी श्रेणी के उत्तोलक के लिए आपको याद होना चाहिए कि मेरा जो लोड होता है, जो भार होता है, वो बीच में स्थित रहता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि मेरा लोड बीचों बीच है, ठीक है, और मेरा जो फलक्रम है, चलिए इसको यहां मैं कर देता हूं और एफर्ट को मैं यहां कर देता हूं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो दूरी होगी ये लोड की दूरी है, तो इसको मैं भार भुजा बोलूंगा। चलिए ये x मान लेता है। अब क्योंकि लोड बिल्कुल बीचों बीच में स्थित था तो ये एफर्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। तो आयास भुजा कितना है, आयास भुजा है 2x, और लोड कितना है, लोड की दूरी कितनी है, x है, तो x से x कट गया, आपको आंसर मिला 2। यानी हम कह सकते हैं कि 1 से ज्यादा होगा। तो यहां पर जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से ज्यादा है। अब दोस्तों यहां पर कोई कंडीशन नहीं बनती जैसा वहां पर बनती थी कि हम फलक्रम को लेफ्ट साइड ले जा रहे थे, राइट साइड ले जा रहे थे, कि तो उससे चेंज हो रहा था। लेकिन यहां पर आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए यहां पर मैं आपको और चेंज करके दिखाता हूं कि भाई मैंने लोड यहां पर ले लिया, फलक्रम यहां पर ले लिया, एफर्ट यहां पर ले लिया, तब भी क्या होगा, जो आपकी डिस्टेंस है
लोड की वो कम रहेगी एफर्ट से। अब भी कम दिख रही है आपको। और ले लीजिए, मैं लोड यहां पर ले लेता हूं, एफर्ट यहां पर ले लेता हूं, फलक्रम यहां पर ले लेता हूं, तब अब भी आप देख रहे होंगे कि फलक्रम से जो लोड की डिस्टेंस है वो एफर्ट की डिस्टेंस से अभी भी कम दिख रही होगी। यानी यहां पर जो ऊपर की वैल्यू आ रही है, जो आयास भुजा आ रही है, वो ज्यादा आ रही है, और जो नीचे की वैल्यू है वो बहुत कम आ रही है, क्योंकि लोड की जो दूरी होगी वो यहां पर हमेशा ही कम रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में हमेशा एक से ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होगा। क्या होगा? एक से ज्यादा होगा। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो एफर्ट होता है वो बीच में रहता है। तो यहां पर हम इमेज बना लेते हैं। हमारा बीच में ये एफर्ट है, यहां पर फलक्रम ले लेते हैं, यहां पर लोड ले लेते हैं। ये दूरी अगर x है तो अगर एफर्ट बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है तो ये दूरी हो जाएगी 2x। तो इस बार मैं क्या कह सकता हूं? इस बार मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो आयास भुजा है, जो एफर्ट की दूरी है वो x है, और जो बाहर की दूरी है वो 2x है, तो 0.5 आ जाएगा, यानी 1 से कम रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है। अब आप कितनी भी पोजीशन चेंज कर लो, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। एफर्ट को चाहे आप बिल्कुल यहां ले आओ और लोड को आप यहां ले आओ, फलक्रम को यहां ले आओ, तब भी आपकी एफर्ट, फलक्रम से जो एफर्ट की दूरी होगी वो लोड की दूरी से कम होगी। लोड की दूरी से कम होगी। लोड हमेशा, ये वाली दूरी हमेशा ज्यादा रहेगी, ये 3x होगी, ये 2x होगी, यानी नीचे वाली ये जो लोड की दूरी है ये हमेशा ज्यादा रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कम है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर आप कितनी भी कंडीशन बना लीजिए, हमेशा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम ही रहने वाला है। ठीक है। तो ये हमने तीनों श्रेणी के उत्तोलक के लिए मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट किया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कम क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका जो बेसिक आपने समझा है, इसको समझने के बाद आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली दे सकते हो। आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इससे रिलेटेड चाहे 50 क्वेश्चन क्यों ना बन जाए, उनको आंसर भी आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों। पहला क्वेश्चन है उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों उत्तोलक का सिद्धांत ये मैंने आपको नहीं बताया, इसका आंसर है आर्किमिडीज ने दिया था। उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो याद करो, 1 से कम होता है, ज्यादा होता है? तो आपका आंसर होगा 1 से ज्यादा होता है। ठीक है। और तृतीय श्रेणी का 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया करे तो बोल के इसका आंसर दिया करो, मन मन में मत दिया करो। ठीक है। बोला करो। सरोता क्या होता है? सरोता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, तो ये तो नहीं हुआ। चिमटा ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, और प्लास, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, जो आपका प्लास होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर फलक्रम लोड और प्रयास के बीच में रहे तो वह किस प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा? तो आपको फोकस उस पर करना है कि जो चीज बीच में है वो क्या है। तो बीच में कौन है? बीच में है फलक्रम। और फलक्रम किस प्रकार के उत्तोलक में बीच में होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। आगे है, मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? तो देखते ही आंसर आपको आ रहा होगा कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है मनुष्य का हाथ। अगला क्वेश्चन देखो, तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे, आपको ना तो कॉपी पेन उठाने की जरूरत पड़ रही होगी, डायरेक्टली आप आंसर दे रहे होगे। अगर मैं डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन करा देता तो बहुत कम चांस है कि आप इनके आंसर डायरेक्टली दे पाते, या फिर आपको ये चीजें रटनी पड़ती। हम हमेशा याद करते हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक 6 से 7 एग्जाम्पल रट लेते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो तराजू किसका होता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, उसमें फलक्रम बीच में होता है। आगे देखो, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक साइकिल का ब्रेक भी होता है, मैंने आपको बताया, कैंची भी होता है, नेल कटर भी होता है जिससे नाखून काटे जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर इनमें से सभी क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। आगे है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम रहेगा।
तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? तो आप मुझे बताइए। चिमटा है, मनुष्य का हाथ ये भी है, और हल ये भी है, यानी ये तीनों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। चित्र में कौन सी श्रेणी का उत्तोलक दिखाया गया है? तो आपको बीच में क्या दिख रहा है? फोकस करो, फलक्रम दिख रहा है। फलक्रम किस में बीच में होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? आपको यहां पर ये इमेज दिख रही होगी। इस इमेज के अंदर कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, किस क्लास का लीवर है, ये ही पूछा गया है। तो किस क्लास का लीवर है? फोकस कहां पर करना है? बीच में। तो बीच में क्या है? फलक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट क्लास लीवर। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी के जैसा है। फोकस क्या करना है? बीच में क्या है? बीच में है एफर्ट। एफर्ट बीच में कब होता है? जब थर्ड क्लास लीवर होता है, यानी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। इस बार क्या बीच में है? बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लोड क्या होता है? लोड बीच में कब होता है? जब सेकंड क्लास लीवर होता है। पहले हमें याद करना है एफ, फिर एल और फिर ई, यानी एफ एल ई। आगे आपको इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में कौन सी क्लास का लीवर है, किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो ये पहले है क्या? ये है दोस्तों आपका बोझा उठाने की मशीन, जो एक पहिए वाली होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब मैंने द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कराए थे तो उसमें ये चीज मैंने आपको एग्जाम्पल में बताई थी। बोझा ढोने की जो ठेला होता है, जो मशीन होती है। तो कैसे है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक? आपको यहाँ पर ये बीच में जो टब रखा हुआ है, जो बर्तन रखा हुआ है, आप देखो ये किसका काम करेगा? आप इसके अंदर सामान भरोगे तो ये लोड का काम करेगा। तो ये क्या है? लोड है जो बीच में है। आगे फलक्रम पहिया है और पीछे जहां से ये हैंडल है, जहां से आप उठा रहे हो, वो आपका एफर्ट है। तो बीच में फोकस करना है। बीच में क्या आ रहा है? बीच में लोड आ रहा है, और वो किस में आता है? वो सेकेंड क्लास लीवर में आता है। आगे है द सेंटर ऑफ दिस टीटर टोटर वुड बी नोन एज द। तो यहां पर आप छोटा सा तीर देख रहे होगे, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो बच्चे बैठे हैं, ये जो खेल रहे हैं, इसमें किसी को भी आप लोड मान सकते हो, किसी भी बच्चे को, और किसी भी बच्चे को आप एफर्ट मान सकते हो। लेकिन जो बीच में है इसको हम फलक्रम कहेंगे, क्योंकि इसके सहारे ये मूव कर रहे हैं ऊपर या नीचे। तो ये आपका फलक्रम है। और ये किस श्रेणी का उत्तोलक में आता है? ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है, क्योंकि फलक्रम बीच में है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए, आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है और प्लस बेसिक साइंस है, दोनों कितने नंबर का आने वाला है? 40 नंबर का आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक साइंस भी 20 नंबर का आएगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी लगभग 20 नंबर का आएगा, ठीक है। तो बेसिक साइंस अगर 20 नंबर का आ रहा है और लगभग 10 टॉपिक उन्होंने हमें दे रखे हैं, तो 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे एक टॉपिक पर, ठीक है। अब सिंपल मशीन एंड लीवर से मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट कराया है और आपको मैंने बताया कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लीवर वाला और ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो सिंपल मशीन से अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का हो सकता है अगर आपने इसको बहुत ध्यान से समझा है तो। और इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने आपकी पूरी कंप्लीट करा दी है 30 से 32 वीडियो में, तो वो आप लोगों ने देखी होगी। वहाँ से भी आप, मैं उम्मीद करता हूँ 15+ करके आओगे। और मैंने काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं की, क्योंकि जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, आप उसी पे फोकस करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा के चक्कर में पिछली वाली चीज़ों का रिवीजन नहीं करते हैं, बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि पिछला तो तैयार है ही, लेकिन यूट्यूब से पढ़ने पे ऐसा नहीं होता। अगर आप कोचिंग पे पढ़ रहे हो तो वहाँ रिवीजन चलता रहता है, यूट्यूब पे रिवीजन नहीं चलता है। तो आपको पिछली चीज़ों पे फोकस करना है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर रहा। मैथ तक की वीडियो अपलोड नहीं की मैंने, जो मैं डेली अपलोड करता था। तो आप क्या करो, 23 तारीख तक मैं मुश्किल है कि कोई वीडियो लेके आऊँ, तो आप फोकस करो अपनी स्टडी पर, अपनी जो बुक्स हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन चीज़ों का रिवीजन करो बार बार, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो तो नहीं आ रहा, लेकिन जो आ रहा है कम से कम उसको सही से करके आओ, ठीक है। वो चीज़ आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़, निगेटिव करके नहीं आना, ठीक है। कुछ भी हो जाए निगेटिव नहीं करना, चाहे पेपर कितना ही टफ हो, कितना ही ईजी हो, निगेटिव मत करना बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया हो, ठीक है। तो पसंद आया हो तो लाइक करना, ठीक है। जय हिंद।